और दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव आपका वन स्टॉप क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे छोटे भाई बहन अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तुगलक वंश से संबंधित जितने भी प्रश्न 30 वर्षों में प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं उन सभी को देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको तुगलक वंश से संबंधित सभी चीज़ें बताई हैं। आज हम उन्हीं से संबंधित सभी प्रश्नों यानी तुगलक वंश से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं तुगलक वंश से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? आपको मालूम है गाजी मलिक। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गियासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। गियासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था तथा उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कहाँ का राज्यपाल? दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 29 अवसरों पर, कितने अवसरों पर? 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया। उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वह मलिक उल गाजी, किस चीज़? मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सुल्तान बना। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। कौन सा वंश कहलाया? तुगलक वंश कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो गाजी मलिक ऑप्शन नंबर ए तुगलक वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी गियासुद्दीन तुगलक। आगे देखते हैं। तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने की थी, ये आपको मालूम है। गियासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उसने मुकद्दम तथा खूंतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। गियासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से आरंभ कर दिया। ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। भू राजस्व की दर को 1/3 किया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गियासुद्दीन पहला शासक था। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गियासुद्दीन पहला शासक था। क्वेश्चन नंबर 4, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? वो था तुगलक वंश। ऑप्शन डी सही है। डी ऑप्शन। तुगलक वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। लोदी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 तक शासन किया। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 तक शासन किया। इस प्रकार तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था,
मोहम्मद बिन तुगलक सबसे विद्वान शासक माना जाता है, लेकिन इसके बहुत से उपनाम भी हो गए। इसकी योजनाएं ऐसी थीं जो विफल हो जाने के कारण इसको बहुत से उपनामों से संबोधित किया गया। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान तथा एवं शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। क्वेश्चन नंबर 6, अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा किया गया था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, सी नंबर ऑप्शन सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए आमिर ए कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य हेतु अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया था। भूमि पर कृषि सुधार के लिए किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। डी नंबर ऑप्शन सही है। इन क्वेश्चन को आप देखते जाइए, एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए आपसे, और जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। दीवाने कोही किससे संबंधित है? ए नंबर ऑप्शन मोहम्मद तुगलक से। 9 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था, कहाँ ले गया था? दौलताबाद। ए नंबर ऑप्शन सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, यानी देवगिरी उसका पहले नाम था, बाद में दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने रख दिया था। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए हैं। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के हस्तांतरण का आदेश दिया था? डी नंबर ऑप्शन सही है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। हमने आपको इसको डिटेल में बताया है। अगर आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है, आप वहां से इसको देख सकते हैं इसी चैनल पर। डी नंबर ऑप्शन सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए, उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी एक विशिष्टता रही। बर्नी के कथनानुसार खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। ईरान के खैरवात खां के समय में सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी। यद्यपि वहाँ यह प्रयोग असफल हुआ था, परंतु चीन में कुबलाई खान, कहाँ पर? चीन में कुबलाई खान के समय में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सफलतापूर्वक किया गया था। संभवतः नवीन अन्वेषणों का प्रयोग करने वाले मोहम्मद तुगलक ने उन देशों से प्रेरणा प्राप्त की। आधुनिक इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उसके समय में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और भारत में तो बहुत ही कमी थी। इस कारण उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। इसी कारण से उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी और वह असफल हो रही। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? सी नंबर ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद तुगलक का शासनकाल क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें उसकी प्रमुख योजनाएं मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। सुल्तान ने तांबे तथा इसमें मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए, जिनका मूल्य तत्कालीन जारी चांदी के सिक्कों के बराबर था, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहा गया। ऐसा प्रयोग करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला सुल्तान था। यह योजना भारत में अर्थव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण असफल रही। 30 नंबर क्वेश्चन, जब उसके राजत्व का प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी के कथन के अनुसार किस सुल्तान के लिए कहा जाता है? डी नंबर ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे चलते हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन मोहम्मद तुगलक के लिए कहा है। उसने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही, ये बुक अच्छे से ध्यान से देखिए, जियाउद्दीन बर्नी की है, तारीख ए फिरोज शाही में इसका वर्णन किया है। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कथन और कारण से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया, जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया। कारण देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। सी नंबर ऑप्शन सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई थी। ये बात सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए तांबे की सिक्के की टोकन की मुद्रा जारी करना चाहता था, न कि पश्चिम एशिया देशों तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वर्ण टोकन मुद्रा। ऊपर देख लेते हैं, ए सही है परंतु आर गलत है। ए क्या सही है? मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया, जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया था। बस यही ऑप्शन सही है। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब हम आ जाते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बर्नी मोहम्मद तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। पहला है दोआब में कर वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान पर आक्रमण, कराचील की ओर अभियान। सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा योजना की असफलता का मुख्य कारण सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण न होना। प्रतीक मुद्रा का मूल्य चांदी के मुद्रा के मूल्य के बराबर रखा गया, जिसके कारण अनेक जाली टकसाल बन गए। लगान जाली सिक्कों से दिया जाने लगा। इतना नुकसान हुआ मोहम्मद बिन तुगलक को। ये जो 5 योजनाएं आप देख रहे हैं, इसको हमने बहुत डिटेल से पिछली वीडियो में जब हमने तुगलक वंश पूर्वावलोकन का बताया है, उसमें डिटेल से बताया है। अभी सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इब्न बतूता 1333 से 1347 ईस्वी तक मोरक्को का मूल निवासी अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से 1351 ईस्वी में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 17 नंबर क्वेश्चन। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? वो था मोरक्को का। बी नंबर ऑप्शन सही है। 18 नंबर क्वेश्चन। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। डी नंबर ऑप्शन सही है। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? वो दिया है बी नंबर ऑप्शन, इब्न बतूता ने। क्या दिया है इब्न बतूता ने? डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है इब्न बतूता ने।
सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। यह मोरक्को को तांजीर प्रदेश का निवासी था। यह मोरक्को के तांजीर प्रदेश, क्वेश्चन पूछ सकता है किस प्रदेश, तांजीर प्रदेश का निवासी था और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किताब उल रहला इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? किताब उल रहला। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन हैं। कहाँ दफन है यूसुफ शाह चक? वो हैं डी नंबर ऑप्शन, नालंदा में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक को मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। निर्वासन के दौरान यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 ईस्वी में बिहार में हुई, जिसे नालंदा में दफनाया गया। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसीलिए इसको कई उपनामों से जाना जाता है। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों, मुख्यतः होली में भाग लेता था। 22 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? मतलब कहने का मतलब जब वो मरता है तो एक इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि अंततः प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। बी नंबर ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में था तभी टागी के नेतृत्व में गुजरात में एक विद्रोह हुआ। सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया। तागी पराजित हुआ और भागकर सिंध चला गया। सुल्तान गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित कर तागी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर रवाना हुआ। मार्ग में ही सुल्तान बीमार पड़ा और ठट्ठा के निकट 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु लू लगने के कारण हुई थी। जब त्यागी पराजित हो गया था तो वहीं रुक जाना चाहिए था, क्या उसके पीछे पीछे और चला गया और बीमार पड़ जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके निधन पर ही बदायूं ने कहा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? वो थे डी नंबर ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया, इसकी ऐसी योजना थी कि प्रजा इससे एकदम परेशान हो चुकी थी। करता अच्छे के लिए था लेकिन असफल हो जा रही थी, जो कि सबसे योग्य शासक था। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? सी नंबर ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक। इसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। बहुत ही अच्छा काम था रोजगार देना। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति दे उसे बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। आजकल की सरकारें भी ऐसे सोचती तो काफ़ी फ़ायदा होता। 25 नंबर क्वेश्चन। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? वो था फिरोज शाह तुगलक। डी नंबर ऑप्शन सही है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात, जितने भी ये दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात, ये सब चीज़ें इसको अच्छे से याद करिए क्योंकि ये मिलान करने के लिए आते हैं, स्थापित किया था।
वो था फिरोज शाह तुगलक। बी नंबर ऑप्शन सही है। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। किस मुसलमान लड़कियों? निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? वो था फिरोज शाह तुगलक। डी नंबर ऑप्शन सही है। फिरोज शाह तुगलक को दासों से बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान बंदगान का गठन किया गया। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी-कभी जागीरें भी मिलती थीं। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। 28 नंबर क्वेश्चन। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। डी वाला ऑप्शन सही है। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। वीडियो को रोक के चारों ऑप्शन आप देख लीजिए और डी वाला ऑप्शन सही है। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। बलबन ने अपना सैन्य मंत्री दीवाने अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी ना हो। बलबन की सेना अच्छी व्यवस्था बहुत अधिक श्रेय इमाद उल मुल्क को दिया जाता है। ये चारों आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। दूसरा है, घोड़ों को दागने की प्रथा बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन ने की थी। घोड़े की दागने की व्यवस्था किसने की थी? अलाउद्दीन ने। सैनिकों का हुलिया लिखना, घोड़े दागने की व्यवस्था, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तीसरा देख लेते हैं। मोहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा था। फोर्थ देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की। फिरोज दासों का बहुत शौकीन था। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ये सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्योंकि पूर्वावलोकन पिछले 30 वर्षों में जितने भी प्रश्न तुगलक वंश से पूछे गए हैं, सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक इसको शेयर कीजिए। आगे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब हम इसका थोड़ा सा व्याख्या देखें। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। किसने की थी? लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। अपने बंगाल अभियान के दौरान इसने इकदला का एक नया आज़ादपुर तथा पंडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रखा। किसका नाम फिरोजाबाद रखा? पंडुआ का नाम फिरोजाबाद रखा। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी सहना था। कौन था उसका वास्तुकार? मलिक गाजी सहना था। प्रत्येक भवन की योजना को उसके व्यय अनुमान के साथ दीवान विराजत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकृति की जा सकती थी। 30 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है,
वो है फिरोज शाह तुगलक। सबसे बड़े की बात हो रही है, ना कि पहले की। सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक-ए-सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। 31 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया? वो थे ए नंबर ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक। 32 नंबर क्वेश्चन, हब-ए-सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। डी नंबर ऑप्शन सही है, फिरोज शाह तुगलक। 33 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। इसने ब्राह्मणों पर ही जजिया कर लगा दिया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज के इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की थी तथा अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया था कि भाई आप नाराज मत होइए, हम ही आपका कर दे देते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए तथा उनसे अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधार करने के लिए भी उपाय किए। 35 नंबर क्वेश्चन, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। ये क्वेश्चन अच्छे से याद करिए। दिल्ली में कौन लेके आया था टोपरा तथा मेरठ के 2 स्तंभ को? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की विशिष्टता यह थी कि उसने अपने पूर्ववर्ती राजाओं और कुलीन पुरुषों के भवनों की मरम्मत कराने एवं उन्हें पुनः निर्मित कराने का बहुत ध्यान दिया। उसने अपने निर्माण से भी अधिक महत्व उन भवनों को पुनः स्थापित करने में दिया। उसके द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाया गया। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले के शिकार या आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित कराया गया। दिल्ली का कौन सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन तुगलक वंश से पूछे जाते हैं तो वो फिरोज शाह तुगलक से पूछे जाते हैं। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक से पूछे जाते हैं। तो तुगलक वंश को आप बहुत डिटेल में पढ़िए। आगे चलते हैं। थर्टी 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उसने दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? वो था फिरोज शाह तुगलक। बी नंबर ऑप्शन सही है। दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अगर क्वेश्चन में आए कि अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, जिससे कि उसने हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी कराया था। 38 नंबर क्वेश्चन, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ये तो इसने बहुत ही अच्छा काम कराया था कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था।
राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें कुशल हकीम रखे। 39 नंबर क्वेश्चन, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल उल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। बी नंबर ऑप्शन सही है, एक खैराती अस्पताल था। 40 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो था सी नंबर ऑप्शन नासिर उद्दीन महमूद। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद अंतिम शासक था। नासिरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है और तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहाँ ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पंजाब का सूबेदार खिरज खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। जब शासक कमज़ोर हो जाते हैं तो कोई न कोई राजा स्वतंत्र होने लगता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अब उसमें शक्ति नहीं रह गई है। फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नसरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश दो भागों में विभाजित हो गया और दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। नासिरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण कर दिया। कब किया था? 1398 ईस्वी में। यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई थी। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि कुछ गलत है। भारत पर तैमूर का आक्रमण वस्तुतः तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद के काल में हुआ था। भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य को तैमूर ने स्वयं स्पष्ट किया था। उनमें से एक था काफिरों से युद्ध तथा उनका विनाश तथा दूसरा धन प्राप्ति। जनवरी 1399 में तैमूर फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा, जम्मू कश्मीर होता हुआ वापस लौटा। जाने से पहले उसने खिरज खां को मुल्तान, दीपालपुर, लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। उपर्युक्त समस्त प्रश्नगत विकल्प गलत दिए गए हैं। जितने भी विकल्प थे वो गलत थे। 42 नंबर क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में। उस समय कौन शासक था? नसरुद्दीन महमूद, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था। 43 नंबर क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो वो था बी नंबर ऑप्शन सैयद वंश। पहले गुलाम वंश है, फिर खिलजी वंश है, फिर तुगलक वंश है, फिर सैयद वंश है, फिर लोधी वंश है, फिर उसके बाद मुगल वंश आता है। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। 1412 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिरज खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। किसने डाली थी? खिरज खां ने। अभी आरओ के पेपर में सैयद वंश से प्रश्न आए हुए थे, उन्हें क्रम में लगाना था। जितने भी शासक हुए हैं सैयद वंश में, उन्हें क्रम से व्यवस्थित करना था। इसके बाद क्वेश्चन हम देख लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न को उनके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। अब इस शासकों का नाम दिया हुआ है, इनको सही क्रम से कौन सा शासक किस काल किस समय का है उसे क्रम से लगाना है। सी नंबर ऑप्शन सही है, 1 2 3 4। आपको मालूम है रुकनुद्दीन, फिर मुबारक खान, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर आलम शाह। यहाँ देख सकते हैं आप दिया हुआ है रुकनुद्दीन
1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बना, जबकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मुबारक खां 1316 में मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक इसका शासनकाल तक था। यह दिल्ली का सुल्तान रहा तथा सैयद वंशी शासक आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे धीरे धीरे हम मिडीवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, पूर्वावलोकन की बुक हम ख़त्म करेंगे। और डिटेल में पढ़ने के लिए इसी चैनल पर वन स्टॉप क्लासेस में हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास को बहुत डिटेल से पढ़ाया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसके बाद आप कौन सी वीडियो चाहते हैं, किस सब्जेक्ट की, वो आप हमें कमेंट में बताइए और अपने मित्रों तक इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।